हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ कि एक्सपायरी किस तरीके की रही। देखिएगा, बाज़ार के अंदर हमने जो आज हुआ वैसा ही लगभग कल हमने डिस्कस किया था और हमने कहा था कि बाज़ार जो है ऊपर नहीं टिक पा रहा है और बाज़ार को जो है चैलेंजेस मिल रहे हैं। और अब किस तरीके से आगे बाज़ार रहेगा, ये चर्चा भी हम आपके साथ करेंगे। तो देखिएगा, निफ्टी 50 18,028 के ऊपर बंद हुआ, 128 पॉइंट की कमजोरी। और अगर कैंडल वाइज भी देखें तो कल की क्लोजिंग जो है कमज़ोर हुई थी और उस कमजोरी का जो है फॉलोअप आज आपको देखने के लिए मिला। कल जिस तरीके से सेकेंड हाफ के अंदर लगभग बाज़ार बंद होने से तकरीबन 15 मिनट पहले जिस तरीके की कमजोरी थी उसी का फॉलोअप जो है अभी देखने के लिए मिला। लेकिन अब जो बाज़ार है जिस तरीके से काम कर रहा है, अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो ये पक्का है कि ऊपरी लेवल पर रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ जो है बाज़ार के अंदर देखी जा रही है, ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि विदेशी बाज़ारों के अंदर भी। और खबरें आ रही हैं यूएसए से। यूएसए के अंदर जो महंगाई की दर है, जो इन्फ्लेशन है, वो उम्मीद से काफ़ी कम आई है। यानी कि जो उम्मीद की जा रही थी उससे इन्फ्लेशन काफ़ी कम आई है और उसका असर ये है कि तकरीबन 5.5% के आसपास नेस्डैक प्लस है। डाउ जोन्स में भी अच्छी तेज़ी है और S&P 500 में भी अच्छी तेज़ी है। और ये जो यूएस के बाज़ारों में जो हुआ है उसका शायद फॉलोअप हमें भी देखने के लिए मिले। तो हालांकि जो क्लोजिंग थी उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो बाज़ार शायद म्यूटेड ही रहने वाले थे। लेकिन अब जिस तरीके से बाज़ारों के अंदर तेज़ी है, चाहे यूएस के बाज़ार देखिएगा या इसके अलावा जो यूरोपियन मार्केट्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रही हैं अभी हाल फिलहाल में। और तकरीबन सभी यूरोपियन मार्केट 2% की तेज़ी के साथ काम कर रही है। और यहाँ पर आज का जो पुल बैक आया उसमें मेन नीचे जो आज लेवल बने थे उसके बाद जो पुल बैक आया उसमें मेन रोल था आज HDFC बैंक का और कोटक महिंद्रा बैंक का। और यहाँ पर इन दोनों ने बाजी जो है संभाली। उसका रिलायंस, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी सब कमज़ोर थे। अगर इन सबको अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि यार पैटर्न बड़ा कमज़ोर है और वो बन भी रहा था। लेकिन देखिएगा, कभी कभी जो है न्यूज़ भारी पड़ जाती हैं और यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आपको बता रही है कि भाई बाज़ार अभी कमज़ोर है। लेकिन जिस तरीके से भी खबरें हैं उसका असर इंडिया के बाज़ारों में क्या रहेगा वो कल देखने के लिए मिलेगा। तो हम ऊपरी लेवल पर एक बार वेट एंड वॉच देखेंगे कि क्या हमारे बाज़ार के अंदर ऊपरी लेवल पर खुलने के बाद फॉलोअप बाइंग आती है या हम बाज़ार वीक होते हैं। तो यहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स हैं अभी तक, उन डेटा पॉइंट्स के हिसाब से बाज़ारों में तेज़ी नहीं लग रही है। लेकिन जिस तरीके से इंटरनेशनल मूड माहौल बदला है तो बाज़ार हमारे अच्छे खुलेंगे ऊपरी लेवल पर। अब ये देखना है ऊपरी लेवल पर बाज़ार पलटते हैं या एक सस्टेनेबल मूव आता है। और हमारे जो बाज़ार हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। यानी कि जब विश्व के बाज़ार गिर रहे थे तब भी हम जो है साइडवेज थे या हमने कम गिरावट दिखाई और हमने एक तरीके से तेज़ी करने की कोशिश की। तो अब बाज़ारों के अंदर अगर यूएस के बाज़ारों में तेज़ी है तो उस तेज़ी का, या हम ये कह सकते हैं कि यूएस के बाज़ारों में जो पुल बैक आज देखने के लिए मिल रहा है उसका फॉलो अप जो बाय आएगा कल वो सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि हम उतना गिरे भी नहीं हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जब बाज़ार नहीं गिरते हैं तो जब बाज़ार में रैली आती है, जब बाज़ार में इम्प्रूवमेंट आती है तो हम वो दूसरे बाज़ारों के मुकाबले में जहाँ पर गिरावट कम हुई है वो आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखने के लिए मिलता है कि जब वो बाज़ार रीबाउंड होते हैं जिनमें ज़्यादा कमजोरी थी तो उसके साथ साथ जो आउट परफॉर्म कर रहे थे बाज़ार, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिमिलर लाइन के हिसाब से तेज़ी नहीं करते हैं और वो एक साइडवेज पोजीशन में रहते हैं। तो देखते हैं कि साइडवेज रहते हैं या एक फॉलो बाइंग जो है देखने के लिए मिलती है। हीरो मोटोकॉर्प, HDFC बैंक, कोटक बैंक और ONGC जैसे शेयर्स में तेजी थी। हालांकि आज का एनालिसिस मैं आपके साथ कर रहा हूँ उसमें मुझे आज क्या लगा, मुझे आज ऐसा लगा कि जैसे कि आज ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है उस एक्सपायरी के लिए लास्ट के 15-20 मिनट में तेजी आई और वो ऐसे शेयर्स चले जहाँ पर कि इंडेक्स में जो हैवी वेट थे तो उनमें HDFC बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक विशेष थे। इनके चलने से दो फायदे हुए, एक तो बैंक निफ्टी एडजस्ट हो गया और एक निफ्टी एडजस्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि केवल ऑप्शंस के जो डेटा हैं, जो ऑप्शंस के अंदर जो पोजीशंस थी उनको मैनेज करने के लिए HDFC बैंक के कोटक महिंद्रा बैंक चले। लेकिन अब जो यूएस के बाज़ारों में महंगाई कम हो रही है, यूरोप में महंगाई कम होगी, तो जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का सिलसिला अगर थमता है
तो वो उन बाज़ारों के लिए तो अच्छा होगा ही, हमारे जैसे बाज़ार के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो बाज़ार हैं उनके डिपेंडेंस जो है यूरोपियन मार्केट या यूएस मार्केट से है और यूएस की इकोनॉमी से भी है। और हालांकि देखिएगा, हमारे यहाँ पे जो टीवी एंकर्स हैं वो जनरली ये बोलते हैं कि जब कोई ख़राब होती है ना बात, तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम आउट परफॉर्म करेंगे। जब वो अच्छे करते हैं तो नहीं जी, हमारा उनसे लेना देना। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ख़राब कर रहे थे तब भी मैं कह रहा था कि भाई उनका असर हमारे बाज़ारों पर होगा, और इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी है। अब लेकिन अगर वहाँ पे अच्छा होगा तो हमारे बाज़ारों पर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो बाज़ारों पर इम्पैक्ट देखिएगा, इकोनॉमी पे तो पॉजिटिव पड़ेगा, तो हमने उनके नेगेटिव को मुझसे कहा था कि जी हमारा नेगेटिव कम होगा, लेकिन यहाँ पर जब वो पॉजिटिव हो रहे हैं, हम ये कहें जी हमारा पॉजिटिव नहीं होगा तो ये बेईमानी होगा। तो सीधी सी बात है कि एक कोरिलेशन है, ख़राब होने पर ख़राब भी होगा, अच्छा होने पर अच्छा भी होगा। तो अब महंगाई की दर अगर कम होती है तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखते हैं, तो बिजनेसेस को सस्ते रेट पे पैसा मिलता है, जो इन्वेस्टर्स है उसको सस्ते रेट पे पैसा मिलता है, जो कंज्यूमर है जो किसी एंड प्रोडक्ट को यूज़ करता है उसकी ईएमआई घट जाती है। तो अल्टीमेटली जब लो रेट ऑफ इंटरेस्ट आते हैं वो केवल उसी परिस्थिति में हो सकते हैं जब महंगाई की दर नीचे की तरफ हो, तो वो इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन यूएस में जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं उसके बाद महंगाई कंट्रोल में आई है, तो इसका मतलब ये माना जा रहा है कि भाई फेडरल रिजर्व अब शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की दर या तो रोक देगा या कम कर देगा, जिसकी वजह से यूएस के बाजार चल रहे हैं। अब उसका जो असर होता है यूएस के बाजार को हमारे ऊपर भी होता है। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो हमारी जैसी इकोनॉमी को भी बढ़ाने पड़ते हैं, और रीज़न ये क्योंकि अगर वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है यूएस के अंदर, तो जो फॉरेन मनी है वो यूएस के बाज़ारों में रुक जाएगी ज़्यादा इंटरेस्ट की वजह से, बजाय कि इंडिया में शिफ्ट होने के या बाकी इमर्जिंग मार्केट में शिफ्ट होने से। तो जब अगर वहाँ पर महंगाई की दर कम हो रही है तो वो इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बढ़ाएंगे तो हमारी जैसी इकोनॉमी के लिए भी स्कोप बनता है। तो हालांकि ये तो देखिएगा पॉजिटिव है, लेकिन बाज़ार बहुत सारी चीज़ें डिस्काउंट नहीं करता है, और अगर हमारे बाज़ार ने इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था तो हम अच्छा कर रहे थे, तो ये भी हो सकता है कि अगर वहाँ पर जो रनअप है उतना रनअप हम ना करें यहाँ पे। और हालांकि देखिएगा डेटा पॉइंट तो सब बिल्कुल कमज़ोर बने थे, टाटा मोटर्स, एक्सिस, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा जैसे शेयर्स भी कमज़ोर थे, मार्केट ब्रेड्थ भी कमज़ोर थी, निफ्टी बैंक भी कमज़ोरी के साथ काम किया। लास्ट में जो पुल बैक आया वो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो खाली ऑप्शंस को सेटल करने के लिए था। और अगर मैं आपको कहूँ कि अगर यूएस के जो अभी इन्फ्लेशन के डेटा नहीं आते या यूएस की मार्केट है, यूरोपियन मार्केट अच्छा नहीं कर रही थी, तो मैं आपके साथ यही चर्चा करता जो डेटा पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से कि बाज़ार के अंदर चार्ट के हिसाब से कमजोरी बनती, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा आपस में बराबरी लड़ाई की बात करते हैं। निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल पर लगातार 3 कैंडल बनाने के बाद आज एक ग्रीन कैंडल, यानी कि ऊपरी लेवल पर अभी भी ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें फॉलो बाइंग आती है या ऊपरी लेवल पर खुलने के बाद बाजार दोबारा से नीचे की तरफ या ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखते हैं। ये आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब इस तरीके के इवेंट होते हैं तो जो स्ट्रेटेजीज होती है इन्वेस्टर्स की या ट्रेडर्स की वो बदल जाती हैं। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स हैं उनके स्टॉप लॉस कटेंगे या वो ऊपरी लेवल पर आकर दोबारा लड़ाई करेंगे। इसके लिए जो है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ता है, और इसके लिए मार्केट के अंदर कल का जो प्राइस एक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और बाजार जब पलटे, अगर मान लीजिएगा, क्योंकि अभी डेटा जिस तरीके के हैं, अगर बाजार ऐसे लेवल पर एक अच्छी तेज़ी दिखाते हैं, गैप अप दिखाते हैं और उसके बाद पलटना शुरू करते हैं और सस्टेन नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर देखिएगा कन्फर्म हो जाता है कि भाई बाजार अब नहीं टिकेंगे ऊपरी लेवल पे। तो अगर कल बाजार किसी भी तरीके से मतलब ऊपरी लेवल से नीचे टिकते हैं, नीचे आते हैं या एक फॉलोअप सेल आ जाती है बाइंग की बजाय, तो आप ये मान के चलिएगा कि हम बाजार के टॉप के आसपास हैं। तो कल की जो परिस्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बहुत ध्यान से देखना है कि बाजार ऊपरी लेवल पर खुलने के बाद सस्टेन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती है तो बहुत बड़ा चैलेंज है, फिर बाजार के अंदर एक अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी जो हम उम्मीद कर रहे थे वो। अब ये जो यूएस के जो इन्फ्लेशन के डेटा हैं वो कितना असर डालेंगे, उसके लिए आपको जो है ये देखना पड़ेगा कल का कि प्राइस एक्शन किस तरीके से है, कि या तो शॉर्ट कवरिंग वाले अपने शॉर्ट कवर कर रहे हैं या जो
डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है भाई, पिछले 5-7 दिन से हम जो देख रहे हैं कि बाजार ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहता है। आज HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक ये तेजी में थे, बाकी सारे बैंक कमजोर थे। और HDFC बैंक, कोटक, IDFC और ICICI बैंक में तेजी थी, और जो PSU बैंक है वो लगातार तेजी कर रहे थे, लेकिन आज देखिएगा थोड़ा सा मंदी की चपेट में ये साइडवेज थे। बहुत दिनों के बाद आपको ऐसा डेटा देखने के लिए मिलेगा कि FIIs ने इतनी कम बाइंग की है। तो अभी जो जितने भी डेटाज हैं उन पूरे जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सबसे कम बाइंग है आज की। DIs ने जो सेलिंग किया वो 967 करोड़ की, और उसमें सबसे खास बात है कि FIs ने इंडेक्स फ्यूचर बेचे 1519 करोड़ के, और 886 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे। तो पूरा डेटा पॉइंट भी आपके सामने कमज़ोर था, मंदी वाला था कि भाई मंदी होगी। और ऑप्शन चेन में हालांकि कुछ ज़्यादा वो नहीं था, ऑप्शन राइटिंग नहीं थी, और डाउ जोन्स के अंदर तकरीबन 884 पॉइंट की तेज़ी। लेकिन जब मैं भी आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी खाली डाउ जोन्स के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं 3% से ज़्यादा की तेज़ी डाउ जोन्स के अंदर है। तो इसका फॉल ऑफ तो हम देखिएगा लेते ही लेते हैं, चाहे इसको आप मानिए या ना मानिए। और ब्रेंट क्रूड 92.53 कमजोरी है, ब्रेंट क्रूड में भी थी, ये भी कंफर्ट है। और आज जिस तरीके से सुबह बिटकॉइन टूटा था या इथेरियम टूटा था, उसको तो देख के ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ बहुत ही बड़ा मतलब इशू है। जैसे कल हमने वीडियो को रखा था सीरियस, वो इसीलिए रखा था कि भाई जिस तरीके से बिटकॉइन में या जो क्रिप्टो में जो गिरावट हो रही है वो कुछ बड़ा संकेत दे रही है। लेकिन अभी ये जो न्यूज़ आई है उसके बाद देखिएगा बिटकॉइन और जो इथेरियम है या जो बाकी क्रिप्टोज है उनमें भी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। और 18,000 की कॉल के ऊपर और पुट के ऊपर देखिएगा बराबर का लड़ाई झगड़ा था। 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड में था, पुट साइड में 139। तो यानी कि इस 18,000 को खूब प्रोटेक्ट किया गया। 18,000 हालांकि इस दिन में टूट गया था, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छी पुट राइटिंग है। और कॉल राइटिंग की अगर बात करें तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सब 41,600 पर है। 1,10,000 टोटल कॉन्ट्रैक्ट है कॉल साइड, और पुट साइड 137, और नीचे अगर आप 41,500 देखें तो 138। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑप्शन चेन के डेटा हैं वो मजबूती के संकेत दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी FIs के डेटा है, जो चार्ट है वो स्पेशली निफ्टी का, वो सब कमजोरी के संकेत दे रहे थे। बैंक निफ्टी का जो चार्ट था वो साइडवेज जो है दिखा रहा था। लेकिन मैंने कहा कि अभी आपको कि कभी कभी जो न्यूज़ हैं या कोई ऐसी पॉजिटिव इंडिकेशंस जो है जो चार्ट्स के रुख को बदलने की कोशिश करते हैं, वो मैंने भी आपके साथ शेयर किया। तो कल हम विशेष रूप से देखेंगे। क्या देखना है हमें, ये ध्यान रखिएगा। पहले बाजार खुलेगा ऊपर की तरफ जो खुलेगा, तो हमें ये ध्यान से देखना है कि बाजार पलटी कर रहा है। अगर पलटी कर रहा है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप ये समझिएगा कि एक सीरियस नोट के ऊपर आपको बता रहा हूँ कि फिर हम बाजार के कहीं टॉप के आसपास हैं। और बाजार मूव करता है, टिक जाता है, गिरे भी ना। अगर जहाँ खुलता है वहाँ पे टिक गया, अपने आप को टिका लिया, या ऊपर का थोड़ा रन अप करता है, तो इसका मतलब ये है कि शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो ये वेट एंड वॉच की स्थिति होगी, और कल आपको जो है गौर से देखना है। उसके बाद फिर जो नए पैटर्न तैयार होगा फिर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।